दिखाते हैं आपको कर्टन रेजर। आज हमारी खबरें क्या क्या आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान गई अंजू के फातिमा बनने का सच क्या है। एक्सक्लूसिव खुलासा, ये हो क्या रहा। ये जो वीडियो आया है आज, इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है। दूसरी खबर, विपक्ष के इंडिया के खिलाफ कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया नया नैरेटिव। इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। तीसरी खबर, मणिपुर में जलते घर, महिलाओं से बर्बरता आपने देखी। हथियार जोन आज हम दिखाएंगे, हम वहां पर मौजूद हैं एक बार फिर वहां से मणिपुर के बाद बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती टेंशन बताएंगे। और चौथी खबर, एनएसए अजीत डोभाल ने कैसे चीन पर कूटनीतिक स्ट्राइक की है, बुलेटिन में यह खबर भी होगी। और पांचवी खबर, शक्तिपीठ मनसा देवी के दर पर क्यों पड़ने लगी दरारें, वीडियो के साथ पूरी डिटेलिंग आपके सामने होगी। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात इंडिया से पाकिस्तान गई अंजू की। यह है एक तस्वीर जो कि बड़े शानदार तरीके से ड्रोन से रिकॉर्ड की गई है। और यह है दूसरी तस्वीर, बुरके में कोर्टरूम में। थोड़ा नजदीक जाके दिखा रहा हूं, बुरके में कोर्टरूम में। यह है दूसरी तस्वीर। इन दोनों तस्वीर के बीच का फासला हम तय कर रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ, कैसे यहां से वहां तक या वहां से यहां तक की कहानी पहुंची। वो पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने आई थी, लेकिन आज अंजू को लेकर पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर यह आई है। पहले कहा गया कि अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, फिर ऐसी खबर आई कि वो पाकिस्तान जाकर फातिमा बन गई। तीसरी खबर यह भी आई कि अंजू ने कोर्ट जाकर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। सच क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? सीमा पार अंजू के साथ आखिर क्या हो रहा है? क्या वो वहां किसी साजिश का शिकार हो गई है? क्या भारत की अंजू के जरिए पाकिस्तान की सीमा हैदर का बदला लिया गया? इन सवालों का जवाब जो है सिलसिलेवार तरीके से देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसके बुरके में कोर्ट जाने का वो वीडियो देखिए जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। पाकिस्तान गई अंजू का ये सबसे नया वीडियो है। वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकलती भारत की अंजू यहां बुरके में दिखी। चेहरा इस तरह नकाब से ढका था कि पहचानना तक मुश्किल हो गया। वो यहां पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखी, या यूं कहें कि उसके अगल बगल सुरक्षा का तगड़ा घेरा था। अब कैप लगाए इस शख्स को भी देखिए, ये नसरुल्लाह है, अंजू का वही फेसबुक फ्रेंड जिससे मिलने के लिए उसने सरहद की सीमा लांघ दी। यही नसरुल्लाह कोर्ट के बाहर अंजू का हाथ कसकर पकड़े हुए दिखा, जैसे वो अंजू को जबरदस्ती खींच रहा हो। सुरक्षा कर्मियों पर भी नजर डालिए, ये वॉकी टॉकी से लैस थे। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त वो अंजू के ही इर्द गिर्द रहे। मुश्किल से चंद कदम चलने के बाद अंजू को सड़क पर खड़ी इस सफेद रंग की कार तक लाया गया और फिर जबरदस्ती अंदर बैठा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन यहीं से कई सवालों ने जन्म लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंजू को पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों लाया गया? अंजू को कोर्ट ले जाते वक्त बुर्का क्यों पहनाया गया? अंजू के आसपास सुरक्षा कर्मी क्यों तैनात थे? क्या कोर्ट में अंजू और नसरुल्लाह का निकाह हो गया? अंजू को कोर्ट के बाहर जबरदस्ती कार में क्यों बिठाया गया? कोर्ट के अलावा अंजू का पाकिस्तान से मल्टी कैम फोटोशूट भी सामने आया है। ड्रोन कैमरे और मल्टी कैमरा फोटोशूट का मतलब क्या है? क्या हिंदुस्तान से गई अंजू का मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है? क्या सीमा हैदर केस का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियां अंजू का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? क्या पाकिस्तानी एजेंसियों ने ही अंजू का मल्टी कैम शूट करवाया है? इस पूरे मसले पर TV9 ने अंजू और नसरुल्लाह दोनों से फोन पर बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। सब झूठ है, सब गलत है। मैंने नाम नहीं बदला, धर्म परिवर्तन नहीं किया। नसरुल्लाह से निकाह की बात गलत है। यही बात नसरुल्लाह ने भी TV9 से दोहराई। उसने भी दावा किया कि अंजू के साथ किसी तरह की साजिश नहीं रची गई, जोर जबरदस्ती नहीं हुई। मीडिया में चल रही सभी बातें अफवाह हैं। कोर्ट में हमारी कोई शादी नहीं हुई, हम सुरक्षा मांगने के लिए अदालत गए थे। अंजू विदेश से आई है, उसे खतरा हो सकता था। कोर्ट से 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली। अंजू बुरके में इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान में यही रीति रिवाज है। अंजू को ये पसंद है। अगर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भी अंजू ही मिली, जैसा कि वो साहब बता रहे हैं कि ये टूरिज्म प्रमोट करने के लिए है,
तो क्या पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अंतोगत्वा मदद तो भारत ही करेगा या उसी से भला होगा? नसरुल्लाह ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में यह भी कहा कि भारत की अदालत में अंजू के तलाक का मामला चल रहा है। यह उसे मालूम है, वो अंजू से प्यार नहीं करता, अंजू उससे प्यार नहीं करती, दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन अगर वो चाहेगी तो नसरुल्लाह उससे शादी करने के लिए तैयार है। बड़ी अजीब बात, इसीलिए शक और गहराता है, पूरी दाल काली नजर आती है। फिर इसी पड़ताल के दौरान दोनों का एक वायरल निकाहनामा हमारे हाथ लगा है। यह निकाहनामा उर्दू में है। इस पर तारीख 25 जुलाई 2023 यानी आज की है। इसमें अंजू के हवाले से क्या लिखा गया है आपको सुनना चाहिए। मैं अंजू भारत में राजस्थान के अलवर में भिवाड़ी की रहने वाली हूँ। मैं ईसाई धर्म से हूँ। मैंने बिना किसी दबाव और जबरदस्ती के अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। मेरी मर्जी से मेरा निकाह सामी नसरुल्लाह से हुआ है। शरिया के मुताबिक गवाहों के सामने इसके बदले मुझे 10 तोला सोना बतौर मेहर दिया गया। शरिया और यहाँ के कानून के मुताबिक अब नसरुल्लाह ही मेरे शौहर हैं। मेरा ये बयान पूरी तरह से सत्य है। इसके लिए मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी यही दावा किया जा रहा है कि अंजू का धर्म परिवर्तन हो चुका है। उसने नाम बदलकर फातिमा रख लिया है, नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी है। मीडिया के अलावा पाकिस्तान में मालाकंद डिवीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नसीर मोहम्मद सत्ती ने भी इन दावों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय महिला जो कि अब फातिमा बन चुकी है, उसे पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट से नसरुल्लाह के घर भेज दिया गया है। अंजू और नसरुल्लाह के ने कोर्ट में 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। इसमें दोनों ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से निकाहनामा पर दस्तखत कर रहे हैं। अंजू ने कोर्ट को यह भी बताया कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है और वो यहां बहुत खुश है। इन खुलासों से साफ है कि अंजू और नसरुल्लाह दोनों ही निकाह और धर्म परिवर्तन को लेकर झूठ बोल रहे हैं। नसरुल्लाह का यह दावा भी फर्जी है कि टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आई अंजू 4 अगस्त के बाद भारत लौट जाएगी। तो यहां सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अंजू को किसी साजिश के तहत मोहरा बनाया गया? बुरके में दिखने वाली अंजू का सच क्या है? जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन यह खबर सामने आने के बाद अलवर में उसके पिता बदहवास हैं, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है उस लड़के से, वो कुछ भी करे। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीज़ा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहा है, मुझे कोई पता नहीं था। जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज थोड़ी थी। वो किसी को पता नहीं है कि अंजू ने कब वीजा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया। वो कौन है जिसने अंजू की यहां पर मदद की सारे प्रोटोकॉल और फॉर्मेलिटीज पूरी करने में? वो कौन है जिस तक हमें पहुंचना जरूरी है? अंजू की कहानी स्क्रिप्टेड लगती है। अंजू एक किरदार है जो सोशल मीडिया के फेर में पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथ लग गई है और अब उसका मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं उस शब्द की, ध्यान से देखिएगा यहां पर, उस शब्द की जिस पर पूरे दिन हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स हुई। आपको याद होगा 18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में गठबंधन का नया नाम आया, इंडिया। ऐसा माना गया कि इंडिया नाम विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है। यह ऐसा नाम है जिसकी काट ढूंढना बीजेपी और एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। एक हफ्ते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नए नामकरण पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन आज संसद की लाइब्रेरी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में संसद के मॉनसून सेशन के में मणिपुर पर जारी संग्राम को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इंडिया पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष का काम सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। ऐसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया।
आपको बता दें कि हर अहम मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं को अपडेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कही बातों से बीजेपी की लाइन लेंथ तय होती है। विपक्ष के इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल की मीटिंग से निकल गए। बीजेपी नेताओं को मूल मंत्र मिल गया था, इसीलिए जब बीजेपी नेता बाहर आए तो इंडिया पर प्रधानमंत्री की बातें दोहराने लगे। Don't disturb the honorable member, please. Indian National Congress, East India Company, Indian Mujahideen, Popular Front of India, तो भी तो इंडियन है। उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। श्री के श्रीधर प्लीज जी। भारत के लोग भोले और भले होते हैं। अब इन भोले और भले लोगों को भ्रमित करने के लिए ही अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। देश को गुमराह करने के लिए आतंकवादियों ने इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रयोग किया, इंडिया के नाम का प्रयोग किया। जो इंडिया जोड़ करके ही और लोगों को भ्रमित करने का काम किया हमारे देश में, तो ये बात भी सही है। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन रहे हो, चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रही हो। चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं, राजस्थान पे बात करनी नहीं, छुपाना है और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठजोड़ की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। विपक्ष इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा है, इंडियन पीपुल्स फ्रंट से कनेक्ट किया है। सोचिए जरा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके पलटवार किया। राहुल ने लिखा, आप हमें जो चाहें कह लें मिस्टर मोदी, हम भारत हैं। हम मणिपुर के जख्म भरने, हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। ये इंडिया पर प्रधानमंत्री के बयान पर पॉलिटिकल रिएक्शन की शुरुआत थी। इसके बाद विपक्ष की तरफ से किए किस तरह जवाब दिए गए, अब आपको यह भी देखना चाहिए। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था। आपने मेरे देश को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या स्किल इंडिया, क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया, क्या खेलो इंडिया, क्या मोदी जी का न्यू इंडिया, क्या बीजेपी फॉर इंडिया, ये मुजाहिदीन के एजेंट हैं क्या? देखिए, जो मोदी जी के पुरखे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के चेले थे और ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे। ये नड्डा जी की, जेपी नड्डा जी की फोटो है। क्या लिखा है इसमें देखिए ना आप, इसमें लिखा हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री जी कभी कभी अपने पद की गरिमा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ने की भारत छोड़ो का नारा लग रहा था, तब हम तो कुर्बानियां दे रहे थे। फांसी के फंदे पर कांग्रेस चढ़ रही थी। माफीनामा आपके संगठन के लोग भेजते थे। इंडिया के विपक्ष आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या यही वो मोदी मंत्र है जिससे एनडीए अब इंडिया को काउंटर करेगा? क्या यही है विपक्षी दलों के इंडिया के खिलाफ बीजेपी का हथियार? प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष का रिएक्शन देखिए। कुछ तो आपने देखे अभी।
अधिकतर विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इंडिया नाम से दिक्कत है तो फिर केंद्र की योजनाओं के नाम में यह शब्द क्यों है। लेकिन राजनीतिक बयानों से अलग जाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए एनडीए नेताओं के लिए नया नैरेटिव सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंडिया के चक्रव्यूह में नहीं घिरेंगे और अपने एजेंडे पर चलेंगे। इसीलिए एनडीए नेता अधिक एग्रेसिव होकर इंडिया में शामिल दलों पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष भी इंडिया नाम पर इमोशनल पॉलिटिक्स करेगा और विपक्षी टीम मोदी को इंडिया विरोधी साबित करने की कोशिश करेगी। और इसका एक सबूत दिखा तब जब संसद के अंदर विपक्षी नेताओं के हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया फॉर मणिपुर। यह कौन से इंडिया की बात हुई? दरअसल सियासी हंगामे और टकराव की वजह मणिपुर है। मणिपुर में खूनी संघर्ष को आज पूरे 83 दिन हो चुके हैं, लेकिन हिंसा की आग खत्म नहीं हो रही। इसे लेकर चौथे दिन भी सदन में हंगामा, नारेबाजी और प्रोटेस्ट जारी रहा। मणिपुर का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर छाया हुआ है। चौथे दिन संसद की कार्रवाई भारी शोर शराबे की वजह से बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष मणिपुर मामले में चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। तो फिर सवाल यह है कि संसद में इतना घमासान क्यों मचा है? मणिपुर पर पेच चर्चा के नियम और प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर फंसा है। विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग पर अड़ गया है, जबकि सरकार कह रही है कि इस मामले पर गृह मंत्री बयान देंगे, ना कि प्रधानमंत्री। दूसरा पेच चर्चा के नियम को लेकर है। विपक्ष चाहता है कि चर्चा नियम 267 के तहत हो, जबकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है। आज भी जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, मणिपुर पर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन पीयूष गोयल ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन चर्चा पर सहमति नहीं बन पाई और हंगामा होने लगा। यही हाल लोकसभा का भी रहा। संसद के अंदर और बाहर तक आज क्या हुआ, आप इसे एक रील से समझिए। बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य तो वो दिल है। तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए और सबके सामने आपके कारनामों के बारे में पूरा पता चले। मणिपुर के ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है और वो होनी चाहिए। अरे सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? नरेंद्र मोदी जी जो कि सदन में जवाब देने से बच रहे हैं, शर्मा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें। तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान? और सदन में जवाब तो देना पड़ेगा प्रधानमंत्री के साथ। चर्चा तो करें, वो भी बहस करें, हम भी जवाब तो देंगे और बात निकलेगी पांडे जी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अमित शाह ने दोनों से मणिपुर मामले में चर्चा के लिए सहयोग मांगा है। चिट्ठी में लिखा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्षी दलों से सहयोग चाहती है। दरअसल सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकशी की वजह चर्चा के 2 नियम हैं।
चर्चा नियम 267 के तहत हो या नियम 176 के तहत, इसी सवाल पर डेडलॉक बन गया। दरअसल नियम 267 के तहत लंबी चर्चा का प्रावधान है, जबकि सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा कराना चाहती है। नियम 267 में सब काम रोककर डिटेल में चर्चा होती है, जबकि नियम 176 में चर्चा 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। नियम 267 के तहत राज्यसभा सांसद चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है, जबकि नियम 176 में कोई भी सदस्य नोटिस दे सकता है। नियम 267 में चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है, जबकि नियम 176 में वोटिंग कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि 26 साल यानी कि 1990 के बाद से अभी तक रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हो चुकी है, जिसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला और धननिरपेक्षता के मुद्दे शामिल। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। हंगामे, नारेबाजी और तू मैं के बीच आज राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। जिन चेहरों पर गुस्सा था मुस्कुराने लगे। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिल की बात हुई, और फिर क्या हुआ आपको जरूर देखना चाहिए। जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है सर। वो टाइम से होता है सर, अदरवाइज यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट सर, यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट। आई नो दैट योर हार्ट इज वेरी लार्ज, बट दैट इज दैट साइड, नॉट दिस साइड। Heartless people, sir. We are helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see this side. So your heart goes that side only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match it. No, okay, sir. Thank you for your good words. दिल किस तरफ है इसको लेकर कोई डाउट नहीं है, लेकिन तजुर्बे के साथ दिल बड़ा भी हो जाता है। कुल मिलाकर संसद की कार्रवाई के 4 दिन बेकार चले गए हैं। न चर्चा हुई है, न कोई काम हुआ है। आगे भी गतिरोध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखते हैं। यह चिंता का विषय। अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। इसे लेकर कल सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष के चेंबर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, यानी कल का दिन राजनीति के लिहाज से काफी हलचल भरा रहेगा। लेकिन जिस विषय को लेकर पूरा हंगामा खड़ा हुआ, उस विषय को कवर करने के लिए ग्राउंड पर हम मौजूद हैं। आप ठीक समझे। मणिपुर से यह तस्वीर देखिए, कोई है वहां पर? जितेंद्र शर्मा वहां पर पहुंचे, हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी। ये हम हैं, सबसे पहले हम ही पहुंचे थे मणिपुर में। करीब 3 महीने से अशांत मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। फिक्र की बात यह है कि मणिपुर से सुलगी हिंसा की चिंगारी आसपास के दूसरे राज्यों में फैलती जा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में आज इंफाल में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ मणिपुर में कुकी समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर मिजोरम की राजधानी आइजोल में रैली निकाली गई। तो इससे एक दिन पहले मेघालय में के तुरा में मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भीड़ ने पत्थरबाजी और आगजनी कर हमला कर दिया। हालांकि यहां वजह दूसरी थी। इस सब के बीच अभी तक आप मणिपुर में जलते घर और महिलाओं के साथ बर्बरता की तस्वीर देखते रहे हैं। आज हम आपको अलग अलग फ्रंटलाइन में बट चुके मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट में आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि कहां कैसे यहां हर हाथ में हथियार। इनमें कोई कारोबारी है, कोई इंजीनियर तो कोई वकील। हालात ऐसे हैं कि इन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए।
ये मणिपुर की वो तस्वीर है जो आज तक मीडिया के कैमरों पर नहीं दिखी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर अपनी जान जोखिम में डालकर हिंसाग्रस्त इलाके से ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चुरा चांदपुर इलाके में बने हमार स्टूडेंट एसोसिएशन HSA के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां से पहाड़ों में खतरनाक रास्ते से होते हुए फ्रंट लाइन पर पहुंचना था। फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए जंगलों के बीचों बीच चेक पोस्ट बनी है। यहाँ फ्रंट लाइन की तरफ जाने वाले हर शख्स से पूछताछ होती है। यहाँ ऐसे नौजवान पहरा देते हैं जो पेशे से वकील और इंजीनियर हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ों के ठीक बीचों बीच इसी रास्ते पर हमें एक पोस्ट दिखाई दी और ये देखिए पोस्ट पर यहाँ पर तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि जो विरोधी गुट है वो अंदर एंटर ना कर पाए। इसलिए आप लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं हम लोग, ना ही हमें उनका ज़मीन चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो भी गांव जलाया गया है वो हम लोग वापस लेना चाहते हैं। बाय प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन तो मैं एडवोकेट हूँ, फिर भी हमारे लोगों को वॉलंटियर्स चाहिए था, इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया इस चीज़ के लिए। चेक पोस्ट से आगे बढ़ने पर एक बंकर दिखा। यहाँ भी कई युवा हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ मौजूद थे। तकरीबन 40 मिनट पहाड़ों में चलने के बाद इस वक्त हम एक और पोस्ट पर पहुंचे और ये देखें, मैं दिखाना चाहूंगा आपको पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पर ठीक हथियारों के साथ ड्यूटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, तमाम तरीके के जो वेपन्स हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। आप ये देखिए किस तरीके से सिंगल बैरल यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा ये देखिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किस तरीके से 24 घंटे ये सामने नज़र रखते हैं। बंकर के पास एक बैरक बनी थी जिसमें हथियारों की पूरी खेप मौजूद थी। तो देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर वेपन्स दिखाई देंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर जो लाइव कार्टेजेस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे रखे हुए, और इन्हीं की मदद से ये लोग अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में सबसे बड़ा चैलेंज आप जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो हथियार चोरी करके अलग अलग जगह पहुंच गए हैं, इनको वापस लेना सबसे बड़ा चैलेंज। अब यहां से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। सामने वाली पहाड़ी से कब दूसरा गुट फायरिंग शुरू करेगा ये किसी को मालूम नहीं था। इस सब के बीच जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी आगे बढ़े और फ्रंटलाइन पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। फायरिंग के खतरे को देखते हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और हथियार बंद नौजवानों के साथ खुली जीप पर सवार हो गए। इसके बाद वो फ्रंट लाइन पहुंचे जहां दर्जनों नौजवान हथियारों से लैस होकर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। घंटों फायरिंग चलती है और ये जो इलाका है ये सबसे खतरनाक इलाका बताया जाता है। इसे बफर जोन भी यहाँ पर कहा जाता है, जिसके अंदर इस वक्त हम इस ओपन व्हीकल के अंदर मौजूद है। और ये देखिए हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हाथों में हथियार लिए हुए इस वक्त फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो इलाका है, ये जो पहाड़ी इलाका है, ठीक उसी पहाड़ी इलाके से सामने से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और कहा जाता है कि कभी भी जो विरोधी गुट है यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा के लिए इस वक्त मैंने खुद यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। फ्रंट लाइन पर ठीक सामने एक बंकर बना है जिसे यहाँ मौजूद कुकी समुदाय के हथियारबंद नौजवान बतौर वॉच रूम भी इस्तेमाल करते हैं। इस वॉच रूम में लोकल मेड RPG लॉन्चर तक तैनात है। एक्शन का रिएक्शन देने के लिए बाकायदा यहाँ पर RPG भी लगाई गई है। यह RPG हालांकि स्थानीय लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाई है। इसमें पाइप का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये लोकली मेड RPG है। और ये देखिए तकरीबन 3 फीट लंबी इसकी नाल है और बताया जाता है कि 1.5 किलोमीटर के करीब की इसकी रेंज है। और ये देखिए इसमें जो शेल डाले जाते हैं वो भी इस तरीके से बनाए गए हैं। ये पाइप है लोकल और पाइप के अंदर यहाँ बारूद भरा गया है। यही वो फ्रंट लाइन है जहाँ से अक्सर दोनों गुटों के बीच फायरिंग की खबरें आती हैं। ये किसी वॉर जोन से कम नहीं है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, लेकिन आगे कुकी जवानों ने मोर्चा संभाला है। चिंता की बात यह है कि मणिपुर के साथ असम और मिजोरम में भी तनाव बढ़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक मिजोरम में बड़े स्तर पर मैतेई समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं। यहां पूर्व उग्रवादियों की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें मणिपुर में जारी हिंसा के बीच
सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शनिवार से ही 1000 से ज्यादा मैतेई मिजोरम से असम की बराक घाटी पहुंच चुके हैं। बराक घाटी के जिलों में रहने वाले मीजों को जगह छोड़ने की सलाह दी गई है। ऑल असम मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इन लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मिजोरम में रहने वाले ज्यादातर मैतेई असम के। मिजोरम से मैतेई के पलायन के बाद असम का मैतेई समुदाय भड़का हुआ है। अब डर इस बात का है कि मणिपुर के बहाने कहीं पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य में हिंसा की आग ना फैल जाए। इस सब के बीच में अब बात करते हैं एक अलग खबर की ओर और बात करते हैं चीन की। और भारत और चीन के बीच में जो हुआ, ये देख रहे हैं आप तस्वीर। चीन पर भारत ने नई कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी है। यह तस्वीर उसी की है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से आई विशेष तस्वीर देखिए। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए उनके ठीक बगल में खड़े दिख रहे हैं चीन के शीर्ष राजनयिक, पूर्व और अब नए फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। आज ही इन्हें फिर से चीन का विदेश मंत्री बनाया गया। जिनपिंग के सबसे करीबी डिप्लोमेट से एक माने जाते हैं ये। और इस मुलाकात से पहले जयशंकर जी से भी मुलाकात हो चुकी है इनकी। डोभाल से मुलाकात के बाद इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखी। दोनों का यह आमना सामना ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन की साइडलाइन में हुआ है। दोनों में गलवान के कारण बीते 3 साल से LAC पर जारी तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर लंबी बातचीत हुई है। इस बीच डोभाल ने चीन को आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने वांग यी से दो टूक कह दिया है कि भरोसा टूट रहा है और इसे बहाल करने की जिम्मेदारी भी चीन की है। रिपोर्ट देखें। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से आया 20 सेकंड का ये वो वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के राजनयिक वांग यी को आईना दिखा दिया। डोभाल ने उनसे साफ शब्दों में कहा, 2020 से पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर स्थिति ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर दिया है और जब तक लद्दाख सेक्टर में शांति बहाली नहीं हो जाती तब तक चीन से रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है। डोभाल का ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वांग यी के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने की दलीलें दी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वांग यी ने कहा, दोनों पक्षों को रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। दोनों मुल्कों को आम सहमति और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपसी बाधाओं को दूर करना चाहिए और द्विपक्षीय रिश्तों को जल्द से जल्द मजबूत और स्थिर करना चाहिए। हालांकि इसके बाद दोनों में सकारात्मक बातचीत भी हुई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में आगे बताया गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि इस क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। वांग यी को आज ही चीन का विदेश मंत्री बनाया गया। वो पहले भी ये पद संभाल चुके हैं। असल में 1 महीने पहले से ये पद संभाल रहे किंग गैंग अचानक से गायब हो गए। उनका गायब होना दुनिया को आश्चर्य में डाल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे जिनपिंग नाराज चल रहे थे। एक टीवी प्रेजेंटर के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। आज उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि चीनी सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि उनकी छुट्टी क्यों की गई है, लेकिन इसके फौरन बाद वांग यी को यह जिम्मेदारी फिर से सौंप दी गई है। हालांकि ये यहां मुद्दा नहीं है, बल्कि ये है कि 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से अजीत डोभाल ने चीन को खरी खरी सुनाई है, उसके बड़े मायने हैं। क्योंकि इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच ये बैठक जकार्ता में आसियान के मंच पर हुई थी। तब दोनों लीडर्स ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति के लिए लंबित मुद्दों पर चर्चा की थी। जाहिर है चीन लगातार भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरह से बैकफुट पर भी दिख रहा है। उसे लगता है कि भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से वो परेशान है और जानकार इसकी वजह पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को मान रहे हैं। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बैठक में अधिकांश समय दोनों की बातचीत के केंद्र में चीन था। केंद्र में जिनपिंग थे। जाहिर है ये बातें चीन को भी पता चली होंगी और चीन शायद तभी से बेचैन है। चीन के चिंता की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब भारत को चीन के ऑल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है
और उम्मीद की जा रही है कि भारत ऑल्टरनेट के तौर पर तैयार हो जाएगा। इस सब के बीच में अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेता वोटर्स के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सीधी पेशाब कांड के बाद से राज्य की जो राजनीति है उसमें दलित वोटर अचानक फोकस पर आ गए। इसीलिए दोनों पार्टियों ने दलितों को रिझाने के लिए प्लान बनाए। बीजेपी ने तो आज से बड़े स्तर पर दलितों के साथ संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। एक साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं ने अलग अलग इलाकों में समरसता यात्रा की शुरुआत कर दी। दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में समरसता यात्रा निकाल रही। बीजेपी की समरसता यात्रा 18 दिन चलेगी। इस दौरान यात्रा 46 विधानसभा सीटों के 55,000 गांवों को टारगेट किया गया। यात्रा के तहत हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और 313 विकास खंडों की प्रमुख नदियों का जल इकट्ठा किया जाएगा। इन 18 दिनों में 244 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम भी होंगे। इस दौरान बीजेपी राज्य के 80 लाख वोटर से संवाद करेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को सागर जिले में संत रविदास के विशाल मंदिर का शिलान्यास करेंगे। ऐसा चाहूं राज्य में जहाँ मिले ही सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी अद्भुत संत थे। इधर सीधी पेशाब कांड को शिवराज सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस भी दलित वोटरों को लुभाने जा रही है। पार्टी के बड़े दलित नेता राज्य का दौरा करने जा रहे हैं। कांग्रेस सागर जिले में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी रैली के आयोजन की तैयारी कर रही है। खड़गे की रैली का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के सागर दौरे के ठीक एक दिन बाद 13 अगस्त को किया जाएगा। खड़गे से पहले राहुल गांधी 8 अगस्त को शहडोल में रहेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए जिले के आदिवासी और दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश में। शहडोल के आसपास करीब 9 विधानसभा सीट हैं जहां दलित वोटर हार जीत का समीकरण तय करते हैं। 18 साल से मनीदास जी की सेवा करते रहे, अब रविदास जी की याद आ रही है। जनता सब समझती है। और ये जहां मंदिर निर्माण की बात करें, वहां आप ये मान के चलिए कि वहां ये भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि अब इनका मंदिर भी भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में अचानक सियासी दलों को दलितों की याद क्यों आई है। इस सवाल का जवाब है मध्य प्रदेश के 16% दलित वोटर। मध्य प्रदेश की 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर हार जीत तय करते हैं। इसीलिए कांटे की लड़ाई में ये 35 सीटें बहुत अहम हो गई हैं। इसीलिए दलितों को लुभाने के लिए पसीना बहाया जा रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक खबर है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान में लगी आग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंजन मेंटेनेंस के दौरान विमान में आग लग गई। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में विमान में लगी आग। ये तस्वीरें वहीं की हैं। ये खबर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान में लगी आग। इंजन मेंटेनेंस के दौरान विमान में लगी आग। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे विमान में लगी आग। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर, सिर्फ पहले ब्रेकिंग दिखाई कर रहा हूं। स्पाइस जेट के विमान में लगी आग पर काबू पाया गया। विद द विजुअल्स, आग से विमान को भारी नुकसान नहीं पहुंचा है। मेंटेनेंस में लगे कर्मचारी भी सुरक्षित हैं। और अब फिक्र एक शक्तिपीठ की, जिस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे की जद में 12,000 लोग भी आ गए हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे, हम बात मनसा देवी मंदिर की कर रहे हैं। यह मंदिर जो देश और दुनिया में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हरिद्वार में हर की पौड़ी के ठीक पीछे पहाड़ियों पर स्थित है। यहां हर दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। लेकिन अब मनसा देवी शक्तिपीठ की ये पहाड़ियां ही संकट में हैं। रिपोर्ट है कि मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों में दरारें पड़ गई हैं। भारी बारिश के बाद 10 दिन में 6 बार पहाड़ दरका है। यह सिलसिला रुका नहीं है। मंदिर के पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। इतने बड़े खतरे की रिपोर्टिंग के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची।
TV9 के रिपोर्टर को भी 1.5 किलोमीटर में ही 6 जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा दिखा। दावा है कि मलबे की वजह रेलवे को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब महज 1.5 किलोमीटर में ही पहाड़ से लगातार मलबा आया है। इसी वजह से पहाड़ के नीचे बसे इलाकों में दहशत है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार से मदद मांगी। ये फिक्र बड़ी है। ऐसे में हम आपको आगे यहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आप भी हालात का अंदाजा लगा सकें, क्योंकि इन पहाड़ों के नीचे कई इलाके डेंजर जोन में, इनमें ब्रह्मपुरी, काशीपुर, जोगिया मंडी और अपर रोड मार्केट भी है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या 12,000 से ज्यादा है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इसमें शामिल हैं। अब सवाल है कि इस साल मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियां क्यों दरक रही हैं? क्या लगातार कंस्ट्रक्शन की वजह से दबाव बढ़ा है? क्या बारिश की वजह से पहाड़ पहले से ज्यादा कमजोर हुए हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जगह जगह दरके हुए पहाड़, लैंडस्लाइड, मलबा और धराशायी हो चुके बड़े बड़े पेड़, ये मनसा देवी की पहाड़ियों पर मची तबाही के सबूत हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी रोड पर इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड जोन है। यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ और पूरी की पूरी सड़क जो है वो नीचे खिसक कर जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि पीछे से नई सड़क आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई सड़क नहीं है। ये पैदल चलने के लिए बमुश्किल एक रास्ता सा लोगों ने बनाया है, लेकिन ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो पहाड़ों के नीचे जा चुकी है। और इस वक्त इसी रास्ते से हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे और भी इस तरह की तस्वीरें हो सकती हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है। आगे जाने के सभी रास्ते बंद हैं। लोग जान जोखिम में डालकर मंदिर तक जा रहे हैं। 10-12 दिन पहले जो है पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीचे सड़क को नीचे लेके चला गया और पूरा रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में रिपोर्टर ने भी हर चुनौती से लड़ने का फैसला किया। आप तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते ही एक और खतरनाक मंजर देखा। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह मनसा देवी मंदिर के पहाड़ों की बनावट है, जिनमें मिट्टी के साथ रेत की मात्रा ज्यादा है। इसीलिए जो बारिश पहले हुई थी उसकी नमी अभी भी पहाड़ों में मौजूद है और इसी बारिश की वजह से मिट्टी और रेत की पकड़ ढीली हो गई और मनसा देवी मंदिर के पहाड़ कई जगह से कमजोर हो रहे हैं। इन पहाड़ों के टूटने की एक बड़ी वजह वहां होने वाले छोटे बड़े कंस्ट्रक्शंस को भी माना जा रहा है। लेकिन अब फिक्र कुदरत के आसमानी कहर की है। और फिक्र आसमानी आफत की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक में हालात बद से बदतर हैं। लेकिन बारिश और बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा के सुदियाना गांव का है। यहां इकोटेक 3 स्टेशन के आसपास वाले इलाके में हिंडन नदी का पानी आ गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और पानी में 300 से ज्यादा गाड़ियां डूब गई हैं। कार के अंदर भी पानी भर गया है। कहा जा रहा है कि पानी में डूबी हुई ये गाड़ियां कैब सर्विस में लगी हुई थी। मैदान से लेकर पहाड़ों तक की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की यह तस्वीर बेहद खौफनाक है। यहां गडसा घाटी में बादल फटने के बाद बड़ी तबाही हुई है। तस्वीरें देखें अब आप। जानकारी यह आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने के करीब 35 घटनाएं हुई हैं। 24 घंटे में 27 बार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए, 15 घरों को नुकसान पहुंचा है। 2 पुल भी बह गए हैं, एक गाड़ी भी गड़सा में बह गई, कई मवेशी भी बह गए। पानी की रफ्तार में कई जगहों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही कई और तस्वीरें उत्तराखंड से भी आई। और अगली खबर फिक्र की नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की है। हम बात चंद्रयान 3 की कर रहे हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 तेजी से चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। आज का शुभ समाचार भी यही।
चंद्रयान 3 का 5वां और आखिरी ऑर्बिट भी बदल गया है। आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 आखिरी ऑर्बिट में पहुंच गया। इसकी जानकारी इसरो ने दी है। अब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 1,27,609 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और अभी उसे चांद तक पहुंचने के लिए 2,56,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करना है। चंद्रयान 3 के इस कक्षा में पहुंचने से इसकी कक्षाएं बदलने का काम खत्म हो गया है और अब चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर भेजने के लिए लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर भेजा जाएगा। इसे आप पृथ्वी और चांद के बीच का स्पेस हाईवे भी कह सकते हैं। 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को स्लिंग शॉट यानी गुलेल से फेंके गए पत्थर की तरह यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। स्पेस हाईवे पर चंद्रयान करीब 5 दिनों तक यात्रा करेगा और अपनी उड़ान को आगे बढ़ाएगा। चांद तक पहुंचने के इस तरीके को डायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं। इसमें 3 से 6 दिन लग सकते हैं। और अब फिक्र आपकी में, फिक्र आपकी आंखों की। आप देख रहे होंगे कि आसपास अचानक आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। यह भी हो सकता है कि आप खुद या आपका कोई अपना आंखों की इस बीमारी की चपेट में है, क्योंकि बड़े और बच्चे दोनों के बीच बारिश के मौसम में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस बीमारी का कारण, इससे बचने के सारे उपाय और तरीके बताने वाले हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे अस्पतालों में लगातार आई फ्लू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लाल गुलाबी भारी आंखें, आंखों में सूजन, आंखों से पानी आना, ऐसी तमाम शिकायतों के साथ सैकड़ों मरीज हर दिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों से लेकर बड़े तक सब शामिल हैं। बारिश, बाढ़ के बाद कंजंक्टिवाइटिस वायरस यानी आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओपीडी में 50% आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा कि क्यों अचानक देश में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं। बारिश का सीज़न एनीवेज सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, और बाढ़ हो गई तो और गंदगी हो गई, तो इसलिए जो हवा में सारे कीटाणु हैं वो बहुत क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। व्हेनेवर दे रीच योर आई, ये टच से फैलता है, तो एक को होता है 1 से 10 को फैलता है, जैसे हमने कोविड में भी देखा था। थिंग्स ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच से फैलता है, तो 1 को होगा, 1 से 10 को होगा, 10 से और 10 को होगा। दिस इज़ द रीज़न ये सडनली स्प्रेड करता है, क्योंकि हवा में इतना ह्यूमिडिटी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। आई फ्लू का वायरस बच्चों के बीच तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बीमारी से पीड़ित बच्चे हर दिन इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। 50% तक जो नंबर्स हैं इस आई फ्लू के, वो मरीज अब अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी इस आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं। आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है। और अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। भारत की आबादी 1 जुलाई को 139 करोड़ थी। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया, आबादी में चीन अभी भी पहले नंबर पर है, वहां 1 अरब 42 करोड़ लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर बीजेपी का जमकर प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। मणिपुर हिंसा को लेकर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस को घेरने की कोशिश की। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। गीतिका केस में मुख्य आरोपी था हरियाणा का पूर्व मंत्री गोपाल कांडा। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद और 2 चीनी पिस्तौल बरामद। तेलंगाना के सूर्यापेट में सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत के लिफ्ट गिरने से 1 मजदूर की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के कटनी में लोकायुक्त की टीम ने घूस लेते पटवारी को पकड़ा, आरोपी ने रिश्वत के रुपए निगले, पुलिस पटवारी को अस्पताल ले गई। IRCTC की वेबसाइट तकरीबन 15 घंटे बाद नॉर्मल, रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा, अब वेबसाइट से टिकट बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं। RSS प्रचारक मदन दास देवी का पुणे में किया गया अंतिम संस्कार। मोहन भागवत और अमित शाह भी रहे मौजूद। 81 वर्ष की आयु में सोमवार को एक अस्पताल में हुआ था निधन।